गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक का डिस्कस कर रहे हैं और हमारा टॉपिक है मांग की लोच को प्रभावित करने वाले तत्व या घटक। इसे हम कह सकते हैं कि फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, जिसमें क्वेश्चंस आपको डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि मांग की लोच को प्रभावित करने वाले तत्व बताइए, या फिर क्वेश्चन आ सकता है कि कॉजेज ऑफ डिफरेंस इन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी कि मांग की लोच में भिन्नता के कारण। यानी कि जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता है उसमें ये अलग अलग इलास्टिसिटी क्यों होती है, जैसे इन इलास्टिसिटी हो गया, हाई लेवल पे इलास्टिसिटी है, तो ये इसके क्या कारण हैं, उन कारणों के बारे में लिखिए। तो क्वेश्चन ये आ सकता है, तो इसे हम पॉइंट वाइज डिस्कस करेंगे। और हमारा फर्स्ट पॉइंट है वस्तु की प्रकृति, यानी कि नेचर ऑफ कमोडिटीज़। देखिए, जो नेचर ऑफ कमोडिटीज़ होती हैं, अलग अलग कमोडिटीज़ होती हैं, जिसका हम कह सकते हैं कि उनकी इलास्टिसिटी भी अलग अलग होगी, जिसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया। मोस्ट जो गुड्स होते हैं उनको, एक तो होती है नेसेसरी, जो बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य वस्तुएं होती हैं, एक होती है आपकी कंफर्टेबल, जो कि आरामदायक वस्तु होती है, और एक होता है लग्जरी गुड्स, जो कि बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल से भी हाई लेवल पे होता है। तो ये जो वस्तुएं होती हैं अलग अलग, इन वस्तुओं की जो इलास्टिसिटी होती है वो भी डिफरेंट होगी। तो देखिए, जो आप कह सकते हैं जो नेसेसरी आइटम है, अनिवार्य जो वस्तुएं होती हैं जिनका प्रयोग करना हमारे लिए आवश्यक होता है, जैसे कि नमक हो गया, अनाज हो गया, तो इन वस्तुओं का अगर प्राइस भी इंक्रीज़ होता है या डिक्रीज़ होता है, तो आप कह सकते हैं कि जो डिमांड होती है वो आपकी बेलोचदार रहती है, यानी कि इन इलास्टिसिटी रहती है, यानी कि आपकी यूनिट से कम रहेगी। ठीक है, क्योंकि मांग में क्यों नहीं परिवर्तन आएगा, क्योंकि ये हमारे लिए एक अनिवार्य वस्तु है जिसे हमें यूज़ करना ही होगा। तो चाहे वो प्राइस इंक्रीज़ हो डिक्रीज़ हो, तो इससे ज़्यादा इफेक्ट नहीं आएगा हमारी मांग में। लेकिन कुछ होते हैं, आप कह सकते हैं लग्जरी आइटम्स। लग्जरी आइटम का मतलब हो गया कि बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे इलास्टिसिटी होती है लग्जरी आइटम की। तो जैसे कि इसमें क्या एग्जांपल हो गया, कार हो गया, आपका कूलर हो गया, एसी हो गया, तो एयर कंडीशन है, तो ये सारे के सारे लग्जरी आइटम के एग्जाम्पल हैं, जिसमें क्या होता है हाईली इलास्टिसिटी होती है। यानी कि कहने का मतलब है, अगर आपका प्राइस है वो अगर लग्जरी आइटम में 10% भी कम होता है, तो डिमांड है वो 25% इंक्रीज़ हो जाती है, क्योंकि सभी लग्जरी आइटम्स का यूज़ करना चाहेंगे। तो इससे लग्जरी आइटम का मतलब क्या हो गया, अगर 10% आपकी जो प्राइस है वो डिक्रीज़ हुई है, कम हुई है, तो जो डिमांड है वो बढ़ेगी। कितनी ज़्यादा बढ़ेगी कि वो 25% तक बढ़ सकती है। यानी कि प्राइस में थोड़ा सा भी चेंजेस होता है, लेकिन प्राइस में आप कह सकते हैं डिमांड में बहुत ज़्यादा चेंजेस आएगा। तो इसे कहते हैं हाईली इलास्टिसिटी, यानी कि बहुत ज़्यादा परिवर्तन आना। बात करते हैं तीसरे गुड की, आरामदायक वस्तु, यानी कंफर्टेबल जो वस्तु होती हैं उनकी एक नॉर्मल इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है। नॉर्मल इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की प्राइस में और चेंजेस आने पर उतना ही डिमांड में चेंजेस आएगा। ठीक है, यानी कि अगर प्राइस 10% से कम होती है तो डिमांड है वो 10% से ही इंक्रीज़ होती है। तो इसका मतलब क्या होता है, इक्वल जो आपकी कह सकते हैं कि जो डिमांड है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है इज इक्वल टू यूनिट, यानी कि इक्वल रहती है। तो ये इम्पॉर्टेंट है नेचर ऑफ कमोडिटीज़ का, कि नेचर ऑफ कमोडिटीज़ है वो बताता है कि मांग की लोच है वो प्रभावित होती है अलग अलग गुड्स के बारे में एग्जाम्पल देके। तो ये था मेन अनिवार्य जो नेसेसरी था, जिसमें क्या होती है इन इलास्टिसिटी, यानी यूनिट से कम। कंफर्टेबल में इक्वल रहेगा, और जो लग्जरी आइटम्स रहेंगे उसमें हाईली इलास्टिसिटी रहेगी, यानी डिमांड में बहुत ज़्यादा चेंजेस आएगा। बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, वस्तु के विभिन्न उपयोग। यानी पॉइंट क्या कह रहा है, वस्तु के विभिन्न प्रयोग, यानी वैरायटी ऑफ यूजेस। जिस वस्तु का अनेक प्रयोग होता है उनकी मांग उतनी ही अधिक लोचदार होती है। यानी आप जिस वस्तु का ज़्यादा यूज़ करोगे उसकी क्या होगी, बहुत ज़्यादा इलास्टिसिटी रहेगी, हाईली इलास्टिसिटी रहेगा। राइट, अब बात करते हैं कि जिस वस्तु की बाय चांस हम मानते हैं कि जिस वस्तु का हम बहुत ज़्यादा अनेक कार्य में यूज़ करते हैं, अगर उसकी प्राइस कम हो जाए तो हम क्या करेंगे, उसके बहुत ज़्यादा यूजेस करने लग जाएंगे। लेकिन अगर सपोज दैट उसकी प्राइस इंक्रीज़ हो गई तो हम उन सभी का यूज़ कम कर देंगे। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है जो आपका बिजली का जो बिल आता है, वो इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। जैसे आप जानते हैं कि बिजली का बिल अगर ज़्यादा आता है तो कंज्यूमर क्या करेगा, कंज्यूमर विल यूज़ लेसर क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फॉर ऑपरेटिंग द इक्विपमेंट एंड इट विल बी यूज फॉर इम्पॉर्टेंट पर्पज़ ओनली। यानी कि जो कंज्यूमर होगा वो उन
उपकरणों का प्रयोग करना कम कर देगा, क्योंकि बिजली का बिल ज़्यादा आया है और सिर्फ वो बिजली के बिल ज़्यादा आने की वजह से वो सिर्फ उनका महत्वपूर्ण जो इम्पोर्टेंट रहेंगे कार्य उसी के लिए ही उपकरण का यूज़ करेगा, राइट, जो बिजली से चलते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो लिमिटेड यूज़ होते हैं, यानी कि लिमिटेड का मतलब क्या हो गया, जो सीमित, लिमिटेड यूजेस ऑफ कमोडिटी, यानी कि जिसका बहुत सीमित वस्तु कह सकते हैं, सीमित वस्तुओं के सीमित प्रयोग जिसमें होता है, तो वहाँ पे इलास्टिसिटी कैसी रहेगी, वहाँ पे रहेगी आपकी इकाई से कम, यानी बेलोचदार रहेगा, इनइलास्टिसिटी रहेगी। लेकिन जहाँ पे अभी जो हमने एग्जाम्पल समझा वो क्या कह रहा था कि जहाँ पे हम वेरियस यूजेस ऑफ कमोडिटी, जो हमारा ये टॉपिक है आपका वैरायटी ऑफ यूजेस, वहाँ करेंगे तो वहाँ पे जो हमारी इलास्टिसिटी रहेगी वो क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी यूनिट से, यानी कि बहुत ज़्यादा हाईली इलास्टिसिटी रहेगी। तो ये पॉइंट बता रहा है कि जिसका वस्तुओं का ज़्यादा प्रयोग होगा वहाँ पे एक रहेगी हाईली इलास्टिसिटी, उच्च लोचशीलता रहेगी, ठीक है। और जहाँ पे वस्तुओं का प्रयोग कम होता है वहाँ पे क्या होगा, बेलोचदार रहेगा, इन इलास्टिसिटी यानी यूनिट से कम। क्लियर है आपको? बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। थर्ड पॉइंट आपका कह रहा है उपभोक्ता की आदत, हैबिट ऑफ कंज्यूमर। उपभोक्ता की आदत भी मांग की लोच पे इफेक्ट डालती है, प्रभाव डालती है। जिन वस्तुओं का प्रयोग उपभोक्ता की आदत में शामिल हो जाता है, जैसे कि कुछ आप देखते हैं कंज्यूमर होते हैं जो क्या करते हैं, स्पेशल ब्रांड है उसी का यूज़ करते हैं, ठीक है, या फिर जो आप कह सकते हैं सिगरेट है, या फिर जिसको चाय पीना बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, तो उन वस्तुओं की मांग है वो क्या होती है, हमेशा बेलोचदार होती है। क्यों बेलोचदार होती हैं? क्योंकि उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि प्राइस क्या है, वो अपनी डिमांड में चेंजेस नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि वो कमोडिटीज़ उनके लिए हैबिट है, उन वस्तुओं का यूज़ करना उनके लिए आदत हो चुकी है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इन वस्तुओं की अगर कीमत वृद्धि हो या तो कि प्राइस बढ़े चाहे प्राइस कम हो, उनकी डिमांड में कोई इफेक्ट नहीं डालती, क्योंकि वो उन वस्तुओं का आदी हो चुके हैं, या हम कह सकते हैं उनका यूज़ करना उनकी आदत हो गई है। तो इसलिए ऐसी वस्तुओं की मांग कम लोचदार होती है। तो सिंपल है, जो हैबिट वाली रहेगी, आदत वाली जो वस्तुएं रहेगी उसका क्या रहेगा, इनइलास्टिसिटी। और जो नॉर्मल है, नॉर्मल वस्तुओं का मतलब है जिनकी हमें हैबिट नहीं है, तो उनकी प्राइस अप एंड डाउन होती है, तो वो हमें क्या करेगी, वहाँ पे हमारा जो डिमांड है वो ज़्यादा चेंजेस होगी। तो देखिए थर्ड पॉइंट में आपको एक चीज़ याद रखनी है, जो हैबिट वाली चीज़ होती है उसको कंज्यूमर जल्दी से बदल नहीं सकता, तो उसकी प्राइस चाहे कितनी भी हाई चली जाए या कितनी भी लो चली जाए तो उसकी डिमांड पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं डालेगा। इसीलिए कहते हैं आदत वाली जो वस्तु होती है उसमें इनइलास्टिसिटी यानी यूनिट से कम होती है, राइट। बात करते हैं कि जो सामान्य वस्तुएं रहती हैं, जो सामान्य वस्तुएं का मतलब है जो उपभोक्ता की, जो कंज्यूमर की हैबिट में नहीं है, जो एक जनरल कमोडिटीज़ हैं, तो वहाँ पे हाईली इलास्टिसिटी रहेगी, ठीक है। तो ये इसका एग्जाम्पल आपको याद रखना है। बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की, वस्तु के उपभोग के स्तंगन की संभावना। यानी कि अगर भविष्य में आपको लगता है कि नहीं इस वस्तु का प्रयोग है वो हम भविष्य में कर देंगे, तो आप प्रेजेंट टाइम में उसका यूज़ नहीं करके उसे आप फ्यूचर में क्या कर रहे हैं, ट्रांसफ़र कर रहे हैं, फ्यूचर में आप पोस्टपोन कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया कि आप उस वस्तु का यूज़ है वो भविष्य में कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं जो भविष्य में वस्तु को हम शिफ्ट कर सकते हैं, वस्तु का भविष्य में यूज़ कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं, तो उनकी जो इलास्टिसिटी रहेगी वो कैसी रहेगी, आपकी यूनिट से, यानी कि उसकी डिमांड ज़्यादा कह सकते हैं इलास्टिसिटी वाली रहेगी, मांग जो होगी वो हाईली इलास्टिसिटी रहेगी। लेकिन जिसको हम फ्यूचर में कह सकते हैं, फ्यूचर में पोस्टपोन नहीं कर सकते हैं, उनकी क्या होगी, इनइलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रहेगा। कहने का मतलब है कि जिन वस्तुओं का हम उपभोग है, कंजप्शन है, कुछ समय के लिए फ्यूचर में अगर ट्रांसफ़र कर दें या फ्यूचर में पोस्टपोन कर दें, तो उनकी मांग लोचदार होती है। इसका कारण ये है कि कीमत बढ़ने पर वो क्या करेंगे कि उसका प्रयोग नहीं करेंगे, तो एकदम मांग कम हो जाएगी, प्रयोग को स्थगित किए जाने से एकदम मांग कम हो जाएगी। इसके विपरीत यदि वस्तु के उपयोग को स्थगन किए जाने की संभावना बहुत कम हो, यानी कि अब हम मतलब प्रेजेंट टाइम में हम किसी कमोडिटीज़ का यूज़ करना फ्यूचर में नहीं ट्रांसफ़र कर सकते, हम फ्यूचर में पोस्टपोन नहीं कर सकते, तो वहाँ पे क्या होगा, उसका उपभोग करना आवश्यक होता है और कीमत बढ़ने पर भी उसका उपभोग करना होगा।
और इसकी हम कह सकते हैं डिमांड क्या रहती है, इनइलास्टिसिटी। यानी कि फोर्थ पॉइंट जो हमें कह रहा है, जो इम्पॉर्टेंट है वो आपको ध्यान रखना है कि जो फ्यूचर में ट्रांसफ़र कर सकते हैं जिन वस्तुओं का यूज़ करना फ्यूचर में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, तो वहाँ पे तो हाईली इलास्टिसिटी होगी, यानी मांग एकदम कम हो सकती है, ज़्यादा हो सकती है। तो ये होगा डिमांड जो है वो आपकी ज़्यादा इफेक्टेड होगी, हाईली इलास्टिसिटी रहेगा। जिसको आप फ्यूचर में ट्रांसफ़र कर सकते हो तो हाईली इलास्टिसिटी रहेगी, ठीक है। लेकिन जिसको हम फ्यूचर में ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, जिनका यूज़ करना प्रेजेंट टाइम के लिए ही बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उनकी डिमांड कैसी रहेगी, इन इलास्टिसिटी, राइट, यानी यूनिट से कम। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर किसी को कोई कमोडिटीज़ या कोई मेडिसिन्स हैं, चाहे उसकी वो दवाइयाँ हैं, वो उसकी रेट कितनी भी बढ़ जाए, लेकिन उसको प्रेजेंट टाइम में उस दवाई का या कह सकते उस मेडिसिन का, उस ट्रीटमेंट का यूज़ करना ज़रूरी है, तो उसको फ्यूचर में हम ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। तो वहाँ पे प्राइस चाहे कितना ही हाई हो गया हो, तो डिमांड में कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, तो वहाँ पे डिमांड क्या रहेगी, इनइलास्टिसिटी रहेगी, राइट। बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट की, फिफ्थ पॉइंट की, टाइम फैक्टर, यानी कि समय तत्व। देखिए सिंपल है कि जो शॉर्ट टाइम पीरियड होता है, यानी जो अल्पकाल का समय होता है, वहाँ पे क्या होता है, बेलोचदार रहेगा, इनइलास्टिसिटी। और जो लॉन्ग टाइम रहता है वहाँ पे रहती है हमारी जो डिमांड है वो हाईली इलास्टिसिटी रहेगी। हाईली इलास्टिसिटी क्यों रहेगी, देखिए लॉन्ग टाइम में जो दीर्घकाल का समय होता है वहाँ हमें सफिशिएंट टाइम मिलता है, यानी कि पूरा समय मिलता है, तो वहाँ पे क्या होता है, मांग में परिवर्तन ज़्यादा होता है। लेकिन जो शॉर्ट टाइम पीरियड होता है वहाँ पे हम परिवर्तन ज़्यादा नहीं कर पाते हैं, इसीलिए जो डिमांड होती है वो कैसी रहती है, बेलोचदार, यानी कि आप कह सकते हैं इनइलास्टिसिटी, राइट। समय यहाँ पे हम देख लेते हैं, समय अथवा अवधि की मांग लोच को प्रभावित करती है। अल्पकाल में वस्तु की मांग बेलोचदार होती, यानी कि इनइलास्टिसिटी रहती है, क्योंकि इस समय वस्तु की पूर्ति जो सप्लाई है उसको बढ़ाया नहीं जा सकता, जबकि लॉन्ग टाइम में मांग को समायोजित किया जा सकता है, और लॉन्ग टाइम में मांग कैसी रहेगी, लोचदार रहेगी। देखिए इम्पॉर्टेंट ये है कि आप सिर्फ पॉइंट को याद रखिए, और साथ में जो ये डायरेक्ट दे रखा है कंक्लूजन आपको कि शॉर्ट टाइम पीरियड में क्या रहेगा और लॉन्ग टाइम में, ये आपको याद रखना है कि शॉर्ट टाइम पीरियड में कैसा रहेगा, इनइलास्टिसिटी रहेगा। शॉर्ट टाइम पीरियड में हमारे पास सफिशिएंट टाइम नहीं रहता है कि हम अपनी सप्लाई को बढ़ा पाए या हम उसकी अरेंजमेंट कर पाए, इसीलिए इनइलास्टिसिटी रहती है। जबकि लॉन्ग टाइम में हमारे पास में एक पर्याप्त समय रहता है, इसीलिए पूर्ति सप्लाई को भी बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। तो लॉन्ग टाइम में जो रहेगा वो हमारी हाईली इलास्टिसिटी रहेगी, जबकि शॉर्ट टाइम पीरियड में क्या रहेगी, लोअर इलास्टिसिटी या यूनिट से कम, या हम कह सकते हैं इनइलास्टिसिटी, ठीक है। बात करते हैं 6 पॉइंट की, उपभोक्ता की आय का स्तर, इनकम लेवल ऑफ कंज्यूमर। देखिए सिंपल है कि जो बहुत ज़्यादा रिच पर्सन्स होते हैं या जो बहुत रिच कह सकते हैं कंज्यूमर होते हैं, तो उनके लिए क्या होगा, उनके लिए जो डिमांड होगी वो हमेशा इनइलास्टिसिटी रहेगी, क्योंकि उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि प्राइस में क्या चेंजेस हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि जो बहुत ज़्यादा पैसे हैं जिनके पास में, या जो रिच पर्सन है, उनके लिए हमेशा इनइलास्टिसिटी रहेगी। इनइलास्टिसिटी यानी बेलोचदार मांग रहेगी, क्योंकि उनको प्राइस ज़्यादा होने पर, प्राइस कम होने पर, यानी कि कह सकते हैं जो कीमत है उस प्राइस में अगर कुछ भी चेंजेस होता है तो वो जो रिच पर्सन होते हैं वो ध्यान नहीं देते हैं, वो तो अपनी कमोडिटीज़ को परचेस करते हैं। तो कहने का मतलब है कि जबकि जो निर्धन व्यक्ति होते हैं उनकी मांग अधिकांश वस्तुओं के लिए प्राय अत्यधिक लोचदार होती है। जो पुअर पर्सन्स होते हैं, जो गरीब व्यक्ति होते हैं या गरीब उपभोक्ता होते हैं, उनको क्या होता है कि जो उनकी जो मांग होती है वो बहुत ज़्यादा क्या होती है, हाईली इलास्टिसिटी होती है। हाईली इलास्टिसिटी का मतलब क्या हो गया कि उनकी मांग बहुत ज़्यादा परिवर्तन होगी। तो ध्यान रखना है, पुअर पर्सन के लिए हाईली इलास्टिसिटी, जबकि जो रिच पर्सन होते हैं उनके लिए क्या रहेगी, इनइलास्टिसिटी। तो इसका एक कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है, अन्य बातों के समान रहने पर जैसे जैसे आपका इनकम लेवल बढ़ता है वैसे वैसे मांग की लोच घटती जाती है। यानी कि आप जैसे जैसे रिच पर्सन की तरफ जाते हैं तो डिमांड कैसी होती रहेगी, इनइलास्टिसिटी होती रहेगी। और जैसे जैसे आपकी इनकम कम होती है, कम होने का मतलब है आप कहाँ जा रहे हैं, आप पुअर कैटेगरी, गरीब कैटेगरी में जा रहे हैं, तो वहाँ आपकी ज़्यादा हाईली इलास्टिसिटी होने लगेगी। तो ये कह सकते हैं, आप कह सकते हैं कुछ इसके अपवाद भी हो सकते हैं, लेकिन ऐसा है कि इनकम का बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है इलास्टिसिटी पे। तो मुश्किल हम कह सकते हैं कि जो रिच
रिचर सेक्शन होगा उनके लिए तो बेलोचदार रहेगी यानी इनइलास्टिसिटी, और जो पुअर सेक्शन होगा यानी जो गरीब वर्ग होगा वहाँ पे हम कह सकते हैं हाईली इलास्टिसिटी यानी कि एक उच्च कह सकते हैं उच्च इलास्टिसिटी या हम कह सकते हैं उच्च लोचशीलता रहेगी मांग में। ठीक है, बात करते हैं इम्पॉर्टेंट 7 पॉइंट का, वस्तुओं के पारस्परिक निर्भरता यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री बिटवीन गुड्स। दो या दो से अधिक वस्तुएं ऐसी प्रकृति हैं जिनका यूज़ एक साथ किया जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल ब्रेड मक्खन हो गया, आपका पेन स्याही है, या आपका गाड़ी पेट्रोल है, स्कूटर पेट्रोल है, ये सभी हम एक साथ यूज़ करते हैं और ये एक दूसरे पे क्या होता है, डिपेंड होते हैं। अगर एक की मांग अधिक लोचदार है, अगर हम कह सकते हैं एक ब्रेड का जो डिमांड है वो क्या है, हाईली इलास्टिसिटी है, तो हम कह सकेंगे कि मक्खन जो होगा उस, क्योंकि मक्खन भी उसके साथ कनेक्टेड है, उससे रिलेटेड है, तो उसकी डिमांड भी क्या रहेगी, हाईली इलास्टिसिटी रहेगी। यानी अगर ब्रेड है उसकी मांग में ज़्यादा परिवर्तन नहीं आता है तो मक्खन की मांग में भी कह सकते हैं जो डिमांड है उसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं आएगा। तो ये जो कमोडिटीज़ होती हैं जो हम कह सकते हैं नेचर वाइज एक दूसरे के साथ यूज़ की जाती हैं, तो उनकी इलास्टिसिटी जो है वो उनके ऊपर डिपेंड करती है, राइट। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, 8 पॉइंट की, यानी कि सब्स्टिट्यूट गुड्स। देखिए अभी हमने कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स देखा जिसमें क्या हो रहा था कि अगर एक की मांग जैसी रहेगी दूसरे की मांग भी वैसी रहेगी, यानी कि एक का जो डिमांड है, जिस तरह की जो डिमांड रहेगी उसका उसी दूसरी वाली वस्तु जो उसके साथ यूज़ की जा रही है उसकी डिमांड भी वैसी रहेगी, राइट। बात करते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स की। सब्स्टिट्यूट गुड्स का मतलब क्या होता है कि कोई कॉमोडिटीज़ जो आप यूज़ करते हो उसका उस कॉमोडिटीज़ का सब्स्टिट्यूट यानी कि उसका हम प्रतिस्थापन कर सकते हैं। मार्केट में उस जैसी बहुत सारी सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं तो हम कहते हैं कि इस वस्तु का यूज़ नहीं करके हम उसका सब्स्टिट्यूट ढूंढ लेते हैं, यानी कि आप जो जिस कॉमोडिटीज़ का यूज़ कर रहे हो अगर उसकी प्राइस में कुछ भी चेंजेस आता है तो आप क्या करेंगे, आप मार्केट में जाके उसके जैसी कोई दूसरी जो वस्तु है उसको परचेज कर सकते हैं। तो देखिए एक वस्तु की मांग की लोच इस बात पर भी निर्भर करती है कि उस वस्तु की कितनी स्थापन वस्तुएं उपलब्ध हैं, यानी सब्स्टिट्यूट गुड्स कितनी है। तो हम कह सकते हैं द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ कमोडिटी डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ इट्स सब्स्टिट्यूट गुड्स अंडर दिस सिमिलर टू इस कमोडिटीज़। देखिए सिंपल है कि एक वस्तु जो है जो आप यूज़ कर रहे हो अगर उसका सब्स्टिट्यूट मार्केट में है तो आप क्या करेंगे, अगर उस जो वस्तु आप यूज़ कर रहे हो उसकी प्राइस बढ़ गई तो आप उसका सब्स्टिट्यूट परचेज करके ला सकते हैं। लेकिन अगर किसी वस्तु की कोई भी सब्स्टिट्यूट कमोडिटीज़ मार्केट में उपलब्ध नहीं है तो क्या होगा, अगर उसके विपरीत कोई भी वस्तु की उसका सब्स्टिट्यूट उपलब्ध नहीं है तो ऐसी वस्तु की मांग जो होगी वो कम लोचदार होगी। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपके मार्केट में आप जो वस्तु यूज़ कर रहे हैं उसका सब्स्टिट्यूट मार्केट में है तो उसकी डिमांड क्या होगी, हाईली इलास्टिसिटी। लेकिन जिस वस्तु को आप यूज़ कर रहे हो उसका सब्स्टिट्यूट मार्केट में नहीं है तो आप उसी वस्तु को यूज़ करना होगा चाहे उसकी प्राइस क्या भी हो, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जिसका सब्स्टिट्यूट नहीं होगा उसकी डिमांड कैसी रहेगी, बेलोचदार, यानी कि इनइलास्टिसिटी रहेगी, राइट। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, प्राइस ऑफ कमोडिटीज़, यानी कि वस्तु की जो कीमत है उसके बारे में। तो देखिए 9 पॉइंट क्या कह रहा है, वस्तु की कीमत। वस्तु की कीमत भी आप कह सकते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्राइस ऑफ कमोडिटीज़, ये भी क्या करती है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को इफेक्ट करती हैं। सिंपल है, जिन वस्तुओं की कीमत बहुत अधिक होती है उनकी कम लोचदार होगी। सिंपल है, क्यों कम लोचदार होगी, क्यों कम लोचदार होगी, क्योंकि उन जिनकी प्राइस ज़्यादा होगी तो वो कौन यूज़ करेगा, मोस्टली रिचर सेक्शन जो होगा, जो अमीर आप कह सकते हैं जो कि अमीर व्यक्ति होंगे वो उपभोक्ता ही उसका यूज़ करेंगे। तो उनको प्राइस से कोई इफेक्ट, प्राइस से कोई मतलब नहीं होता है, उनका प्राइस का कोई विशेष महत्व नहीं रखती है, इसीलिए वहाँ पे क्या होगी, इनइलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रहेगी। तो ध्यान रखिएगा, जहाँ प्राइस आपकी ज़्यादा है वहाँ पे मांग कैसी रहेगी, इनइलास्टिसिटी रहेगी, राइट। अब सिंपल है, इसका बिल्कुल ऑपोजिट बात करिए कि जिन वस्तु की कीमत बहुत कम है तो जहाँ पे वस्तु की प्राइस क्या है, बहुत कम आ रही है, तो वहाँ पे भी उपभोक्ता जो है अपनी टोटल एक्सपेंडिचर में से एक छोटा सा भाग, एक छोटा सा पार्ट ही तो उस वस्तु को खरीदने में लगा रहा है। क्यों लगा रहा है, क्योंकि उसकी प्राइस बहुत कम है उस कमोडिटीज़ की। तो वहाँ पे प्राइस चाहे इंक्रीज़ हो चाहे डिक्रीज़ हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसीलिए वहाँ पे भी डिमांड कैसी रहेगी, इनइलास्टिसिटी रहेगी। तो ये फर्स्ट
जो पॉइंट था और सेकंड पॉइंट था, एक प्राइस ज़्यादा होने का पॉइंट है, एक प्राइस आपका कम होने का पॉइंट है। चाहे प्राइस ज़्यादा हो तो भी, प्राइस ज़्यादा होगा तो वही कंज्यूमर परचेज करेंगे जो कि बहुत रिच सेक्शन में आते हैं, अमीर में आते हैं, तो उनको प्राइस से कोई इफेक्ट नहीं होता। तो वहाँ पे मांग कैसी रहेगी, इनइलास्टिसिटी यानी कि बेलोचदार रहेगी, राइट। और जहाँ पे प्राइस आपका कम है तो वहाँ पे हम टोटल एक्सपेंडिचर में से एक छोटा सा पार्ट है वो खर्च कर रहे हैं, तो इससे क्या इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि प्राइस हायर हो रही है या प्राइस कम हो रही है, तो वहाँ पे भी जो मांग रहेगी वो क्या रहेगी, बेलोचदार यानी कि इनइलास्टिसिटी रहेगी। तो ये जो दोनों कंडीशन है वहाँ पे हमारी जो डिमांड है वो कैसे रहने वाली है, इनइलास्टिसिटी यूनिट से कम, ठीक है। तो ये दोनों कंडीशन में ऐसा होगा। लेकिन बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। जिन वस्तुओं का हम कह सकते हैं, जिन वस्तुओं की कीमत न तो बहुत अधिक होती है न बहुत ज़्यादा, जो मीडियम प्राइस वाली वस्तुएं होती हैं उनकी जो मांग रहेगी वो ज़्यादा हाईली इलास्टिसिटी रहती हैं। क्योंकि इसका कारण ये है कि ऐसी वस्तुएं कौन खरीदता है, जो मिडिल क्लास फैमिली होती हैं, जो आप कह सकते हैं मध्यम उपभोक्ता होंगे, जो मध्य वर्ग के उपभोक्ता होंगे वो इसे खरीदेंगे। तो इस कमोडिटीज़ का जो आप कह सकते हैं मिडिल क्लास कंज्यूमर्स इसे परचेज कर रहे हैं, तो वहाँ पे बहुत फ़र्क आएगा कि अगर प्राइस में जो चेंजेस आएगा तो उनके डिमांड में भी चेंजेस होगा। तो ये इम्पॉर्टेंट 2 मार्क्स का क्वेश्चन ये काफ़ी बार पूछा जाता है कि जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है उस पर प्राइस ऑफ कमोडिटीज़ का कैसे इफेक्ट आता है। तो बिल्कुल सिंपल है, आपको तीनों तरह से इसको समझाना है। जब प्राइस ज़्यादा हो तब भी इनइलास्टिसिटी, जब प्राइस कम हो बहुत तो भी इनइलास्टिसिटी, लेकिन जब प्राइस नॉर्मल हो यानी कि ना तो ज़्यादा हाई लेवल है ना ज़्यादा कम है, तो वहाँ पे क्या रहेगी, अधिक लोचदार यानी हाईली इलास्टिसिटी रहेगी। तो आपको उसका रीज़न भी देना है कि प्राइस ज़्यादा होने पर क्योंकि रिच सेक्शन परचेज करता है तो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और प्राइस कम होने पर हम अपने टोटल एक्सपेंडिचर में से एक छोटा सा पार्ट उस पर खर्च कर रहे हैं, तो इससे प्राइस ज़्यादा होने पर या कम होने पर कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। इसीलिए इन दोनों कंडीशन में तो रहेगी इनइलास्टिसिटी, रहेगी आपकी डिमांड, राइट। बात करते हैं इसका 10 पॉइंट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, धन का वितरण। देखिए प्रोफेसर जो टॉन्जिंग थे उनके अनुसार ये था कि अगर आप समाज में धन का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, असमान वितरण है, तो वस्तुओं की मांग क्या होगी, लोचदार हो, कम लोचदार होगी। क्योंकि देखिए ऐसी हम कह सकते हैं ऐसी सिचुएशन में जब समाज का वितरण 2 भागों में हो जाता है, यानी कि धनी और निर्धन, यानी कि जो अमीर हैं कह सकते हैं रिच सेक्शन, और जो आपका कह सकते हैं पुअर सेक्शन, जब आप अपनी वेल्थ का, अपने धन का असमान वितरण करोगे, यानी कि किसी को पैसा ज़्यादा मिल रहा है तो वो किस में आ जाएगा, रिच सेक्शन में, और जिसको पैसा कम मिल रहा है वो किस में आ जाएगा, पुअर सेक्शन में। तो जहाँ पे आपका धन का, वेल्थ का आप कह सकते हैं अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, असमान वितरण है, तो वहाँ पे 2 कैटेगरी बन जाती हैं। इसीलिए वहाँ पे क्या होगा, इनइलास्टिसिटी रहेगी डिमांड। वस्तुओं की कीमत में होने वाले बहुत परिवर्तन न तो धनी व्यक्तियों की मांग को प्रभावित कर पाएगा, नहीं निर्धन व्यक्तियों की मांग को। लेकिन अगर आपके यहाँ पे धन का समान वितरण है, अधिकांश व्यक्तियों की मांग लोचदार होगी, क्योंकि जो भी प्राइजेस में चेंजेस आएगा वो सबको इफेक्ट करेगा। तो इसका सिंपल सा आपको ध्यान रखना है, जहाँ पे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है वहाँ पे हाई डिमांड इलास्टिसिटी रहेगा, जहाँ पे अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है वहाँ पे क्या रहेगा, इनइलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यानी बेलोचदार मांग रहेगी। इस पॉइंट में आपको ध्यान रखना है कि जब धन का, वेल्थ का जो है वो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन से 2 कैटेगरी बन जाती हैं, कौन कौन सी, रिच सेक्शन और पुअर सेक्शन। तो रिच सेक्शन के लिए तो वैसे भी प्राइस अप एंड डाउन होने पर उनको कोई इफेक्ट नहीं करेगी, इसलिए डिमांड इनइलास्टिसिटी रहेगी, और जो बहुत पुअर सेक्शन है वो उसको परचेज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो आप कह सकते हैं जो निर्धन वर्ग होगा उनको कमोडिटीज़ की जो प्राइजेस हैं वो कम या ज़्यादा होने पर वो उसको इफेक्ट नहीं करेगी उनकी डिमांड को। तो ये क्या रहेगी, वहाँ पे दोनों कंडीशन में इनइलास्टिसिटी रह रही है। लेकिन जहाँ पे आपका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो वहाँ पे प्राइस जब भी चेंज होगी तो वो दोनों ही क्या करेगी, वहाँ पे दोनों सेक्शन होंगे नहीं, तो वहाँ पे जो डिमांड है वो क्या होगी, चेंजेस होगी, हाईली इलास्टिसिटी रहेगा। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, 11 पॉइंट की, उपभोक्ता पर नियंत्रण यानी कंट्रोल ऑन कंजप्शन। सिंपल है, जो कंट्रोलेबल रहेगा यानी कि कंट्रोलेबल आइटम है, यानी द डिमांड दोज कमोडिटीज़
कंजप्शन इज कंट्रोल एंड विच आर नॉट फ्रीली अवेलेबल इन इलासिटी, यानी कि जहाँ पे नियंत्रण किया जा सकता है, जिनकी उपलब्धि आप कह सकते हैं फ्रीली नहीं है, तो वहाँ पे डिमांड क्या होगी, इनइलासिटी। लेकिन जहाँ पे कंट्रोल नहीं किया जा सकता, नॉन कंट्रोलेबल है, तो वहाँ पे मांग कैसी रहेगी, लोचदार रहेगी। राइट। तो जिन वस्तुओं का उपभोग को, कंजप्शन को कंट्रोल कर सकते हैं, वहाँ पे इनइलासिटी, ठीक है। और जिन वस्तुओं का हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं उपभोग करने के लिए, तो वहाँ पे रहेगी आपकी मांग लोचदार, यानी कि हाईली इलासिटी, ठीक है। बात करते हैं लास्ट पॉइंट की, व्यय की मात्रा। देखिए सिंपल है कि अगर आप अपनी इनकम का बहुत बड़ा पार्ट खर्च करते हो किसी कमोडिटीज़ के लिए, तो वहाँ जब प्राइस में चेंजेस होगा तो आपका डिमांड में बहुत इफेक्ट डालेगा, क्योंकि आप बहुत बड़ा पार्ट जो है उस पर खर्च कर रहे हैं। तो जब बहुत बड़ा पार्ट खर्च करेंगे तो मांग में भी परिवर्तन ज़्यादा आएगा। तो सिंपल है, आय का जब बड़ा भाग खर्च किया जा रहा है तो आपकी क्या रहेगी, हाईली इलासिटी, मांग में ज़्यादा परिवर्तन आएगा। लेकिन जहाँ पे इनकम का आप छोटा सा पार्ट खर्च कर रहे हो, तो वहाँ पे क्या होगा, मांग में ज़्यादा परिवर्तन नहीं आएगा और वहाँ पे डिमांड कैसी रहेगी, इनइलासिटी रहेगी। राइट। तो वस्तु के उपभोग का जब उपभोक्ता अपनी आय का कुल कितना भाग व्यय करता है, इसका भी मांग की लोच पे इफेक्ट पड़ता है। एक वस्तु के उपभोग पर उपभोक्ता की कुल आय का काफ़ी बड़ा भाग अगर एक्सपेंडिचर यानी कि खर्च किया जा रहा है, तो वस्तु की मांग अधिक लोचदार होगी, यानी मांग में बहुत जल्दी इफेक्ट आएगा। सिंपल है कि आप अपनी इनकम का बहुत ज़्यादा भाग, अगर आप 70-60% एक्सपेंडिचर कर रहे हो, खर्च कर रहे हो, तो वहाँ पे जब भी प्राइसेस अप एंड डाउन होगी तो उसका इफेक्ट आपकी डिमांड पे आएगा। लेकिन अगर आप कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिस पे आप अपनी इनकम का सिर्फ 4-5% खर्च कर रहे हैं, तो उनकी प्राइस अप एंड डाउन क्या भी हो तो उससे हमारी जो मांग है उसमें परिवर्तन नहीं आएगा। यानी आप अपनी इनकम का कुछ पार्ट ही खर्च कर रहे हो, तो वहाँ पे इनइलासिटी यानी कि यूनिट से कम, यानी लेस इलासिटी रहेगा, और जहाँ पे बड़ा पार्ट खर्च कर रहे हो वहाँ पे हाईली इलासिटी रहेगा। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे फैक्टर जो आपकी इलासिटी ऑफ डिमांड को इन्फ्लुएंस कर रहे थे, प्रभावित कर रहे थे। अब हम एक इम्पॉर्टेंट और टॉपिक का डिस्कस करते हैं, जो है कि इम्पॉर्टेंस ऑफ कंसेप्ट ऑफ इलासिटी ऑफ डिमांड, कि क्या महत्वपूर्ण है ये मांग की लोच की अवधारणा। तो चलिए इसके बारे में हम डिस्कस। देखिए ये जो हमारा टॉपिक है, इम्पॉर्टेंस ऑफ कंसेप्ट ऑफ इलासिटी ऑफ डिमांड, यानी मांग की लोच की अवधारणा का महत्व। ये इसलिए इतना इम्पॉर्टेंट है कि कोई भी अगर हमारे देश में हम डिसीजन लेते हैं मोस्ट ऑफ सेक्टर्स में, तो जो इलासिटी ऑफ डिमांड है उसका एक इम्पॉर्टेंट रोल है, एक भूमिका है, जिससे हम अपना डिसीजन है, जो निर्णय है, वो बहुत ही स्ट्रांगली ले पाएँ। तो देखिए मांग की लोच की अवधारणा का अर्थशास्त्र में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान है। इसे हम जो हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, यानी आर्थिक विकास की अनेक समस्याओं का समाधान करने में सहायता मिलती है, यानी इट हेल्प इन रिसॉल्विंग सर्वल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी कि हम बहुत सी समस्याओं को समाधान कर सकते हैं इसके बेस पे। इस अवधारणा की इम्पोर्टेंस के लिए प्रोफेसर लॉर्ड किन्स ने एक बहुत ही अच्छी डेफिनेशंस कहा। क्या कहा प्रोफेसर किन्स ने? द प्रिंसिपल ऑफ इलासिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्शल फॉर इकोनॉमिक्स। ध्यान रखिएगा, अर्थशास्त्र के लिए मार्शल की सबसे बड़ी जो देन है, एक कंट्रीब्यूशन है, वो क्या है? मांग की लोच का सिद्धांत। इसके बिना हम ना तो मूल्य निर्धारण हो सकता है, ना वितरण के सिद्धांत की संभावना हो सकती है। यानी प्रोफेसर जो किन्स थे वो ये कह रहे थे कि मार्शल ने जो इलासिटी ऑफ डिमांड का जो प्रिंसिपल दिया है, जो सिद्धांत दिया है, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। किसकी दृष्टि से? अर्थव्यवस्था की दृष्टि से, क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था में जो भी हम बड़े बड़े निर्णय लेते हैं, प्राइस डिसाइड करने का हो गया, आपका प्राइस डिसीजन हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया इनकम का, राइट। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टैक्स डिटर्मिनेशन हो गया, यानी कर प्रणाली का जो कर है, किस पे ज़्यादा लगाना चाहिए, किस पे, तो इसमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल निभाया है किसने? इलासिटी ऑफ डिमांड ने। तो चलिए इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है आपका मूल्य निर्धारण के सिद्धांत में महत्व, यानी इम्पॉर्टेंट इन द थ्योरी ऑफ प्राइस डिटर्मिनेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका कि प्राइस डिटर्मिनेशन किस पे बेस पे होता है। तो मूल्य निर्धारण के सिद्धांत में मांग की लोच का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्थान है, बहुत विशेष महत्व है। तो फर्स्ट बता रहा है
कि एक फर्म की साम्य की दशाओं के निर्धारण में सहायक होता है। यानी इट इज़ हेल्पफुल इन डिटर्मिनेशन ऑफ द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ अ फर्म। एक फर्म के साम्य की दशा में, एक मतलब एक संतुलन की दशा में सहायक है। कोई भी फर्म हो सकती है, ठीक है। एक फर्म साम्य दशा कब होती है, इक्विलिब्रियम कब होता है एक फर्म में, जब एमआर मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के बराबर हो। तो मांग की लोच सीमांत आगम में घनिष्ठ संबंध के घनिष्ठ रूप से संबंधित है। जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो आपके मार्जिनल रिटर्न है या मार्जिनल रेवेन्यू है उससे बिल्कुल क्लोजली रिलेटेड है। इसीलिए जो फर्म होती हैं उसके इक्विलिब्रियम, उसके संतुलन की दशा का निर्धारण करने के लिए जो मांग की लोच है उसका एक महत्वपूर्ण स्थान है। राइट। बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, एकाधिकारी यानी जो मोनोपोली कह सकते हैं मोनोपोलिस्टिक प्रोड्यूसर होता है। जो मोनोपोलिस्टिक प्रोड्यूसर होगा यानी जो एकाधिकार उत्पादक, एकाधिकार उत्पादक का मतलब है कि मार्केट में सिर्फ वो अकेला एक सेलर है किसी भी वस्तु को बेचने के लिए। तो जिन वस्तुओं को बेच रहा है वो अकेला उस वहाँ का सेलर है। तो वो कौन सी वस्तुओं का प्राइस बढ़ाएं और कौन सी वस्तुओं का कम करें। तो सपोज दैट अगर किसी वस्तु, जो वो वस्तु सेल कर रहा है, जो वस्तु विक्रय कर रहा है, उस वस्तु की मांग जो है वो इनइलास्टिक है, यानी कि मांग है वो बेलोचदार है, यानी उस मांग में ज़्यादा परिवर्तन नहीं होगा। तो वो जो मोनोपोलिस्टिक आप कह सकते हैं प्रोड्यूसर है वो उन वस्तुओं का तो प्राइस रखेगा ज़्यादा जो इनइलास्टिसिटी वाली होगी यानी बेलोचदार। और जिसमें हाईली इलास्टिसिटी होगा यानी कि अगर थोड़ा सा भी प्राइस ज़्यादा किया तो वहाँ पे उसकी मांग में ज़्यादा परिवर्तन आएगा। तो सिंपल है कि जहाँ पे हाईली इलास्टिसिटी यानी उच्च लोचशीलता होगी उन वस्तुओं का प्राइस क्या करेगा, कम करेगा यानी कम रखेगा। तो ये जो मोनोपोलिस्टिक प्रोड्यूसर होता है उसको प्राइस डिटर्मिनेशन में यानी कीमत निर्धारण करने में एकाधिकारी उत्पादक को ये जो मांग की लोच है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट या महत्व रखती है। तो देखिए ये पॉइंट क्या कह रहा है, एकाधिकार जो उत्पादक का उद्देश्य अधिकतम कुल लाभ प्राप्त करना होता है। जो मोनोपोलिस्टिक प्रोड्यूसर होता है वो हमेशा क्या चाहता है, मुझे ज़्यादा प्रॉफिट हो, क्योंकि वो मार्केट में बेचने वाला अकेला होता है। इसके लिए वो बाजार में मांग बेलोच मांग की स्थिति में कीमत हमेशा हायर रखेगा। ध्यान रखिएगा, बेलोचदार मांग यानी इन इलास्टिसिटी ऑफ जब डिमांड होगा तभी वो प्राइस को हायर रखेगा, क्योंकि ऐसा करने से उसकी बिक्री पर विशेष प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता। यानी कि ऐसा उसकी सेल अगर वो ऐसा प्राइस हाई रखेगा तो इससे उस पर कोई नेगेटिव इफेक्ट या अनफेवरेबल इफेक्ट नहीं आएगा। लेकिन जो लोचदार मांग होती है यानी कि जो हाईली इलास्टिसिटी डिमांड होती है वहाँ पे वो कीमत को बढ़ा देने पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। यानी जहाँ पे डिमांड है जिसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस आ सकता है अगर उसने प्राइस को इंक्रीज़ किया, तो ऐसी दशा में हम कह सकते हैं कि मांग की लोच यानी कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड प्राइस डिटर्मिनेशन करने में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। राइट। तो जो मोनोपोलिस्टिक प्रोड्यूसर होगा वो किस में प्राइस हायर रखेगा, जहाँ पे मांग क्या होगी, बेलोचदार होगी, इन इलास्टिसिटी रहेगी। और किसकी प्राइस कम रखेगा, जहाँ पे इन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रहेगी, यानी मांग की लोच कैसी रहेगी, लोचदार यानी उच्च लोचदार स्थिति की रहेगी। बात करते हैं इसकी थर्ड पॉइंट की, क्या कह रहा है, बाजार में वस्तु की मांग कम लोचदार है। अगर मांग क्या है, कम लोचदार, तो इसमें एकाधिकारी मूल्य विभेद अपनाकर यानी कि प्राइस डिस्क्रिमिनेटिव अपनाकर वस्तु को ऊंचे मूल्य पर बेच सकता है। परंतु जिस वस्तु की, देखिए सेकंड पॉइंट को ही रिपीट करता हुआ थोड़ा डिफरेंट पॉइंट बनाया गया है। इसमें भी वही है कि इन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है तो वहाँ पे प्राइस हायर रखेगा और मोनोपोली प्रॉफिट जो है वो गेन कर सकता है। और जहाँ पे जिस मार्केट में लगा कि वस्तु की मांग अधिक लोचदार है वहाँ पे वो वस्तु का मूल्य नीचे रखेगा, क्योंकि इससे उसकी डिमांड जो है वो ज़्यादा चेंजेस होगी। तो ये जो थर्ड कंडीशन क्या कह रही है, इफ़ द डिमांड ऑफ एनी कमोडिटी इन द मार्केट इज of low elasticity, the monopolistic may sell his commodity at higher price, but the commodity demand is higher elasticity in the market, the price of the commodity will have to be kept low। यानी कि जहाँ पे मांग की लोच बहुत ज़्यादा लोचदार होगी वहाँ पे प्राइस नीचे रखा जाएगा, और जहाँ पे मांग आपकी कम लोचदार भी हम बोल सकते हैं या फिर इन इलास्टिसिटी बेलोचदार बोल सकते हैं, वहाँ पे प्राइस हायर रखा जाएगा। बात करते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट की, क्या कह रहा है, देखिए संयुक्त पूर्ति
कंबाइंड जो सप्लाई है, कंबाइंड सप्लाई का मतलब हो गया जैसे कि आप बात करें कि कुछ ऐसी कमोडिटीज़ होती है जिसका हम क्या कर रहे हैं, कंबाइंड सप्लाई कर रहे हैं, तो वहाँ पे उन कह सकते हैं उनका मूल्य निर्धारण करने में भी जो डिमांड है, उसकी इलास्टिसिटी है, उसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर डिमांड है, कमोडिटीज़ की डिमांड है, वो इन इलास्टिसिटी है या कह सकते हैं कि कम लोचदार है, तो वहाँ पे वो क्या करेगा, वहाँ पे वो उसका प्राइस है वो हायर पे रखेगा। और जहाँ पे उसे लगेगा नहीं वस्तु की मांग अधिक लोचदार होती है तो उसका मूल्य तुलनात्मक नीचे रखा जाएगा। तो देखा आपने कि सेकंड, थर्ड, फोर्थ पॉइंट सेम ही है। आपको सिर्फ एक चीज़ याद रखनी है, जहाँ पे जो डिमांड है वो इन इलास्टिसिटी है, इन इलास्टिसिटी का मतलब क्या हो गया, बेलोचदार है, वहाँ पे क्या होगी, वहाँ पे प्राइस होगा हायर, यानी कि प्राइस कैसा रखा जाएगा, हायर रखा जाएगा। और जहाँ पे जो डिमांड है वो हाईली इलास्टिसिटी है, वहाँ पे प्राइस कैसा रखा जाएगा, वहाँ पे प्राइस रखा जाएगा नीचे की तरफ। तो ये एक बेनिफिट कमाया जा सकता है। ठीक है, तो बात करते हैं इम्पॉर्टेंट सेकंड पॉइंट की। देखिए सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है, वितरण के सिद्धांत में महत्व, इम्पॉर्टेंट इन द थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। उत्पादन के जो विभिन्न साधन होते हैं उनके मूल्य निर्धारण में भी मांग की लोच का विशेष महत्व है। यानी कि जो प्रोड्यूसर होगा वो उन साधनों को, उन पर्सन्स को अधिक रेम्यूनेशन देगा, ज़्यादा रेम्यूनेशन किसको देगा, जिनकी कह सकते हैं जिनकी डिमांड कैसी है, इनइलास्टिसिटी, राइट। और उन साधनों को, उन सोर्सेज को कह सकते हैं कम रेम्यूनेशन मिलेगा, किसे कम रेम्यूनेशन मिलेगा, जिनकी हाईली इलास्टिसिटी है। तो याद रखिएगा थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में ये है कि कोई भी प्रोड्यूसर है, कोई उत्पादक है, ठीक है, वो किसी वस्तुओं का निर्माण करता है, तो उसमें कुछ वस्तुएं तो ऐसी होती हैं, कुछ कमोडिटीज़ ऐसी होती हैं जिसे आसानी से कोई भी बना सकता है। तो उस वस्तुओं को बनाने वाले जो आसानी से बन सकती हैं, तो वहाँ पे जो उसको बना रहा है उसको तो क्या मिलेगी, कम रेम्यूनेशन, यानी कि कम सैलरी मिलेगी। लेकिन वो प्रोड्यूसर कुछ और ऐसी वस्तुओं को भी बना रहा है जिन वस्तुओं को बनाने के लिए उसे कोई ट्रेंड पर्सन, कोई प्रशिक्षित व्यक्ति की ही आवश्यकता है, तो उसके लिए उसको हाईली क्या दिया जाएगा, रेम्यूनेशन या पारिश्रमिक दिया जाएगा। तो सिंपल है कि जहाँ डिमांड आपकी इन इलास्टिसिटी है, यानी कि बेलोचदार इलास्टिसिटी है, वहाँ पे हाईली रेम्यूनेशन दिया जाएगा, यानी कि अधिक पारिश्रमिक दिया जाएगा। और जिनकी मांग जो है कोई भी बना सकता है, इसका एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना है कि जिनकी मांग है वो कह सकते हैं हाईली इलास्टिसिटी है। हाईली इलास्टिसिटी का मतलब है हर कोई भी उस वस्तु को अगर बना पाए, अधिक मतलब कोई भी मिल जाएगा आपको, ठीक है, तो आपकी डिमांड चेंज हो सकती है, तो वहाँ पे उसको कम रेम्यूनेशन दिया जाएगा, राइट। बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में महत्व। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में महत्व का मतलब हो गया कि मांग की लोच जो है वो आपके इंटरनेशनल ट्रेड करने की या उसकी पॉलिसी को बनाने में भी सपोर्ट करती है। इसका एग्जाम्पल देखिए, यदि हमारे देश में जो उत्पादित की जाने वाली वस्तुओं की मांग लोचदार है तो हम अपनी वस्तुओं का अधिक मूल्य प्राप्त कर सकते हैं। सपोज दैट कि आप फॉरेन में कुछ ऐसी कमोडिटीज़ का एक्सपोर्ट कर रहे हो जिसकी मांग परिवर्तन नहीं हो सकती, यानी कि आपका देश ऐसी वस्तुओं को निर्यात कर रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है जो सिर्फ आपके देश में ही बनती है, तो सिंपल है कि हम उन वस्तुओं के लिए क्या करेंगे, ज़्यादा प्राइजेस लेंगे। हमारी जो मांग है वो कैसी है, इनइलास्टिसिटी, यानी कि बेलोचदार है, जो हमारे देश में ही उन वस्तुओं को बनाया जाता है। इसी प्रकार जिन वस्तुओं का हम आयात कर रहे हैं, यानी कि अब अभी हमने एक्सपोर्ट की बात की, अब हम बात कर रहे हैं इंपोर्ट की, कि आप कुछ ऐसी वस्तुओं को हमारे देश में मंगा रहे हैं, यानी सपोज दैट आप अमेरिका से कुछ ऐसी वस्तुओं को इंपोर्ट कर रहे हो भारत में जो कि जिनकी मांग कह सकते हैं बेलोचदार है, यानी कि जो हम मंगा रहे हैं अमेरिका से उसको हम कहीं भी सब्स्टिट्यूट नहीं है और वो हमें कहीं किसी और कंट्री से नहीं मिल पा रही है, तो आप अमेरिका को क्या करेंगे, ज़्यादा पेमेंट करेंगे। क्यों पेमेंट करेंगे, क्योंकि वो भी अपनी प्राइस, वो अपनी कमोडिटीज़ को क्या करेगा, हायर प्राइस पे सेल करेगा अमेरिका। तो सिंपल है कि हमें भी क्या होगा, ज़्यादा प्राइजेस कह सकते हैं उन कमोडिटीज़ के लिए चुकाना होगा। तो भुगतान असंतुलन की समस्या के विश्लेषण और उसको सुलझाने में मांग की लोच का अत्यंत
उपयोगी होती हैं। यानी कि आप जैसे ये बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो नाम दे रखा है, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब होता है, भुगतान संतुलन का मतलब होता है कि जैसे आपने अकाउंट्स में बैलेंस शीट बनाई होगी, तो एक बैलेंस शीट क्या करती है, वो उस कंपनी का पूरा एक इकोनॉमिक एनालाइज करके आपको देती है कि बैलेंस वो कंपनी कैसी है, उसकी असेट्स क्या है, उसकी लायबिलिटीज़ क्या है। लेकिन अगर हम किसी देश की इकोनॉमिक की बात करें कि एक देश की अर्थव्यवस्था कैसी है, तो उसको बताने के लिए कौन सा अकाउंट बनाया जाता है, भुगतान संतुलन, यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में जो बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात करें, तो देखिए सिंपल है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट अगर फेवरेबल, अगर आप चाहते हो कि आपके देश का जो बीओपी है वो फेवरेबल हो, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करोगे, निर्यात करोगे, तो निर्यात करोगे तो आपके देश में क्या आएगा, फॉरेन करेंसी आएगी, तो वो हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट यानी भुगतान संतुलन के लिए अच्छा रहेगा अगर आप निर्यात करोगे, ठीक है। लेकिन अगर आपने बहुत ज़्यादा इंपोर्ट किया, जैसे ये बता रहा है कि इंपोर्ट किया, आपने बहुत ज़्यादा आयात किया, तो आयात किया और उन वस्तुओं का किया जो कि बहुत इनइलास्टिसिटी थी, तो वहाँ पे आपको हाईली पेमेंट अमेरिका को देना पड़ा, तो आपका जो फॉरेन करेंसी है वो कहाँ चला गया, जो रिजर्व था वो अमेरिका के पास चला गया। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि आपने जो इंपोर्ट किया, उस इंपोर्ट के बदले में आपने क्या दिया, फॉरेन करेंसी पेमेंट कर दी, तो जो फॉरेन करेंसी का फ्लो बाहर की तरफ चला गया, तो हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसमें प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि ये जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसकी समस्या देखने के लिए, उसका एनालाइज करने के लिए जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट रखती है, राइट। बात करते हैं यातायात उद्योग का महत्व, इम्पोर्टेंस इन ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए सिंपल है, परिवहन का मतलब क्या होता है कि आप एक स्थान से दूसरे स्थान पे जो जाते हैं, तो वहाँ का जो रेंट होता है वो डिपेंड करता है कि आप कहाँ किस जगह पे, यानी कि कैसी जगह पे जा रहे हैं। सपोज दैट कि अगर आप लोग ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ पे सिर्फ एक ही बस जाती है, तो उस बस का जो रेंट होगा, जो किराया होगा, वो बहुत ज़्यादा होगा। क्यों होगा, क्योंकि उस जगह पे लेके जाने के लिए आपके पास में सिर्फ एक ही ऑप्शन है, वो बस, ठीक है। लेकिन आप ऐसी जगह पे जा रहे हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं परिवहन के साधन है, टैक्सी भी जाती है, बस भी जाती है, ट्रेन भी, तो वहाँ आपने देखा होगा कि रेंट क्या होता है, किराया क्या होता है, कम होता है। तो यानी कि जहाँ पे इनइलास्टिसिटी रहेगा वहाँ पे क्या होगा, आपका जो रेंट है वो हाईली रहेगा, और जहाँ पे कम लोचदार आप कह सकते हैं हाईली इलास्टिसिटी है, तो हाईली इलास्टिसिटी में क्या होगा, उच्च लोचशीलता है, तो वहाँ पे रेंट क्या होगा, कम होगा। तो देखिए मांग की लोच उद्योग के भाड़े की दर को निश्चित करने में भी सपोर्ट करती है। जिन वस्तुओं की मांग, यातायात मांग बेलोचदार होती है यानी इनइलास्टिसिटी है, वहाँ पे क्या होगा, अधिक रेंट रखा जाता है, और जिन वस्तुओं की मांग अधिक लोचदार होती है वहाँ पे भाड़ा कम रखा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर एक बस जाती है तो रेंट आपको हाई पेमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि इनइलास्टिसिटी है, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन ऐसी जगह जहाँ पे बहुत सारी आपको ट्रांसपोर्ट के साधन मिल जाएंगे, जहाँ पे आप जा सकते हैं आसानी से, तो वहाँ का रेंट क्या होता है, कंपैरिजन कम होता है। तो इसमें भी आपको ध्यान रखना है, इनइलास्टिसिटी है तो आपका रेंट क्या होगा, रेंट आपका ज़्यादा होगा। लेकिन अगर हाईली इलास्टिसिटी है, यानी कि आपकी उच्च लोचशीलता है, परिवर्तन हो सकता है, यानी कि बस नहीं मिल रही है तो आप ऑटो करके जा रहे हैं, ठीक है, तो आप ऑटो नहीं है तो आप कोई और साधन करके जा रहे हैं आसानी से, तो वहाँ इस कंडीशन में रेंट क्या होता है, कम होता है, राइट। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, विदेशी विनिमय के क्षेत्र में महत्व, यानी कि इम्पॉर्टेंट इन द फील्ड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। विनिमय दरों के निर्धारण, मुद्रा के अवमूल्यन, पुनर्मूल्यन, आयातों और निर्यातों की मांग की लोच का अध्ययन में भी इम्पॉर्टेंट ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है। उदाहरण के लिए जब निर्यातों की मांग लोचदार होती है तब अवमूल्यन लाभदायक होता है। सिंपल है कि आप कोई एक्सपोर्ट कर रहे हो और आपको लगता है कि नहीं वहाँ पे डिमांड क्या है, चेंज हो सकती है, तो आप क्या करेंगे, डिवैल्यूएशन करेंगे अपनी करेंसी का। डिवैल्यूएशन का मतलब होता है, अवमूल्यन का मतलब होता है अपनी करेंसी को क्या कर रहे हैं आप, दूसरी करेंसी से यानी कि फॉरेन करेंसी के कंपैरिजन में आप अपने देश की करेंसी को या मुद्रा को क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, राइट। तो मतलब उसकी वैल्यू को कम कर रहे हैं। तो डिवैल्यूएशन में जैसे फॉर एग्जाम्पल $1 है, $1 बराबर 70 रुपीज़ है। अब आपने डिवैल्यूएशन किया, तो डिवैल्यूएशन का मतलब होता है अब आप $1 को 80 रुपीज़
कर रहे हैं, यानी कि डिवैल्यूएट कर रहे हैं, यानी अपनी करेंसी के वैल्यू को क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। अवमूल्यन का मतलब क्या होता है, डिवैल्यूएशन का मतलब होता है अपनी करेंसी को, जो करेंसी की वैल्यू रहती है उसको क्या कर रहे हैं, डिवैल्यूएट कर रहे हैं, यानी कम कर रहे हैं, राइट। तो 70 से आपने क्या किया, 80 किया। तो देखिए अब जो अमेरिका था जिसको $1 में 70 रुपये की वस्तु भारत से मिल रही थी, लेकिन अब क्या करेगा, जब हमने डिवैल्यूएशन किया तो अब उसको $1 में कितने रुपए की वस्तु मिल रही है, 80 रुपीज़ की, यानी 80 रुपये की मिल रही है। तो वो क्या करेगा, अमेरिका हमें ज़्यादा ऑर्डर देगा, हमें ज़्यादा क्या करेगा कि कमोडिटीज़ के लिए कहेगा। तो जब हम ज़्यादा कमोडिटीज़ बनाएंगे और ज़्यादा कमोडिटीज़ बनाकर उसे अमेरिका में निर्यात करेंगे या एक्सपोर्ट करेंगे, तो इससे हमारे लिए क्या होगा, लाभदायक होगा। तो ये जो डिवैल्यूएशन है ये किया जाता है एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो ये जो डिवैल्यूएशन है वो आपके निर्यात की अगर मांग लोचदार है, अगर आप का जो एक्सपोर्ट कर रहे हो उसकी डिमांड में लगता है कि नहीं चेंजेस हो सकता है, तो आप डिवैल्यूएशन का कह सकते हैं सपोर्ट ले सकते हैं, राइट। तो ये था विदेशी विनिमय के क्षेत्र में इम्पोर्टेंट। अब बात करते हैं 6 पॉइंट की, साधनों के आवंटन में महत्व। देखिए इम्पोर्टेंट इन द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, सिंपल है कि मांग की लोच का इस सेक्टर में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन वस्तुओं की मांग कम लोचदार है, यानी कि इनइलास्टिसिटी, कम लोचदार वर्ड आपको ध्यान रखना है, इनइलास्टिसिटी या हम कह सकते हैं बेलोचदार, उसके उत्पादन के लिए अधिक साधनों का आवंटन किया जाएगा। और ऐसा करने से उत्पादक इनका अधिक उत्पादन कर सकेगा और परिणाम स्वरूप अधिक बिक्री को बढ़ाकर लाभ कमा पाएगा। सिंपल है, अगर कोई उत्पादक है वो किसी वस्तुओं का उत्पादन कर रहा है तो वो देखता है कि नहीं किसी वस्तु की मांग है उसमें ज़्यादा परिवर्तन नहीं आएगा, यानी कि इसकी मांग जो है वो कह सकते इन वस्तुओं की मांग है वो सभी जनता को या सभी पब्लिक को रहेगी। तो सिंपल है कि वो प्रोड्यूसर उन वस्तुओं को ज़्यादा बनाएगा जिनकी मांग क्या है, परिवर्तन नहीं हो सकती, यानी बेलोचदार रहेगी। तो वो उन साधनों पे, उन सोर्सेज पे ज़्यादा अपना खर्च करेगा और उनको क्या करेगा, उनको बनाना चाहेगा। तो इससे उसकी सेल्स बढ़ेगी, बिक्री बढ़ेगी और वो अधिक ज़्यादा लाभ कमा पाएगा। तो जो साधनों का आवंटन होता है, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज होता है, जो साधनों का आवंटन जो प्रोड्यूसर करता है वस्तुओं के निर्माण के लिए, तो वो देखता है कि इनइलास्टिसिटी डिमांड है तो वो ज़्यादा रिसोर्सेज को अलॉटमेंट करेगा। अगर जो मांग है वो हाईली इलास्टिसिटी यानी ज़्यादा चेंज हो सकती है तो वो उन रिसोर्सेज पे क्या करेगा, कम खर्च करेगा या कम रिसोर्सेज देगा। बात करते हैं संपदा के बीच गरीबी की व्याख्या। सिंपल है कि इसमें क्या होगा कि जो एक्सप्लेनेशन ऑफ पॉवर्टी, ठीक है, तो देखिए अगर आप संपदा के बीच गरीबी की स्थिति को समझने में मांग की लोच है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देखिए यदि कृषि में उन वस्तुओं का उत्पादन बढ़ता है जिनकी मांग बेरोजगार है, यानी कि आपके एग्रीकल्चर में उन वस्तुओं को बढ़ाया जा रहा है, उन वस्तुओं को ज़्यादा इम्पॉर्टेंट दी जा रही है, तो जिनकी मांग क्या है, इनइलास्टिसिटी है, तो कमोडिटीज़ वो इंक्रीज हो रही है जिनकी डिमांड क्या है, इनइलास्टिसिटी। तो जो फार्मर्स होगा वो और ज़्यादा गरीब बनता जाएगा, यानी फार्मर विल बिकम पुअर, तो और ज़्यादा गरीब बनेगा क्योंकि वो उसे पता है कि इन वस्तुओं की जब मांग ज़्यादा परिवर्तन नहीं हो रही है और उन वस्तुओं का ही प्रोडक्शन बढ़ रहा है, तो वो ज़्यादा प्रोडक्शन होगा तो भी वो डिमांड कैसी रहेगी, चेंजेस नहीं होगी, ठीक है। ज़्यादा प्रोडक्शन उसने किया तो भी उसकी डिमांड में ज़्यादा चेंजेस नहीं आ रहा क्योंकि वो मांग कैसी है, इनइलास्टिसिटी। तो वो कह सकते हैं कि उसकी गरीबी जो है वो और ज़्यादा बढ़ती रहेगी। तो जो डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो आप कह सकते हैं कि जो पॉवर्टी, गरीबी की व्याख्या करने का, उसको एक्सप्लेन करने के लिए भी इम्पॉर्टेंट बताया गया है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है सरकार के लिए, इम्पॉर्टेंट टू द गवर्नमेंट, सरकार के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे सरकार के दृष्टिकोण में भी मांग की लोच का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रखता है। सबसे पहला, सरकार बजट के लिए जो आप कह सकते हैं जो नई टैक्स हैं, प्रपोजल है, नए कर प्रस्तावों पर विचार करती है, तो उन्हें ध्यान रखना पड़ता है कि ऐसी वस्तुओं पर कम कर लगाए जाए। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो गवर्नमेंट है जो अपने न्यू बजट लेके आती है, नए नए बजट कह सकते हैं हर साल जो बजट आता है उसमें जो न्यू टैक्स प्रपोजल होते हैं उसको डिसाइड करने के लिए भी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बहुत इम्पॉर्टेंट
काम करती है। तो किस पे टैक्स ज़्यादा लगाएगा और किस पे टैक्स गवर्नमेंट के द्वारा कम लगाया जाएगा, उसके बारे में हम बात करते हैं कि ऐसी वस्तुओं पर कम कर लगाया जाएगा जिनकी मांग कैसी है, जिनकी मांग आपकी अधिक लोचदार है। क्योंकि मांग में परिवर्तन हो जाएगा तो हम कह सकते हैं कि उस पर टैक्स कम लगाया जाएगा, क्योंकि अगर टैक्स लगेगा तो प्राइस इंक्रीज होगा, तो डिमांड क्या हो सकती है, चेंजेस हो सकती है। लेकिन ऐसी वस्तुओं पर अधिक कर लगाया जाएगा जिनकी मांग क्या है, कम लोचदार यानी कि इनइलास्टिसिटी है। तो सरकार उस पर टैक्स ज़्यादा लगाएगी जिसकी मांग में ज़्यादा चेंजेस नहीं आएगा, तो वहाँ पे सरकार टैक्स लगाकर अपने रेवेन्यू को बढ़ा सकती है। बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, व्यापारिक उच्चावचन यानी कि जो ट्रेंड में जो फ्लक्चुएशन आता है उस पर कंट्रोल करने के लिए भी आप कह सकते हैं इन्फ्लेक्शन और डिफ्लेक्शन को कंट्रोल करने के लिए और आपकी जो आर्थिक गतिविधियां हैं उनको परिवर्तन लाने के लिए भी जो कह सकते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है उसका इम्पॉर्टेंट रोल है। यानी जो बिजनेस सर्कल में जो फ्लक्चुएशन आते हैं, आप देखते हैं कि कभी बहुत तेजी काल है, कभी मंदी काल है, यानी कभी बूम पीरियड चल रहा है, कभी बॉटम पीरियड चल रहा है, तो उनको कंट्रोल करने के लिए भी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है। बात करते हैं इसके थर्ड पॉइंट की और लास्ट पॉइंट की, सरकार को जिन उद्योगों के उत्पादक की मांग बेलोचदार है, सरकार को लगता है कि इन इंडस्ट्री की जो डिमांड है वो क्या है, इनइलास्टिसिटी है, तो उन्हें सार्वजनिक सेवा के उद्योग में घोषित करने में सहायता मिलती है। यानी द गवर्नमेंट गेट हेल्प इन डिक्लाइनिंग दोज इंडस्ट्री एज इंडस्ट्री ऑफ पब्लिक सेक्टर प्रोड्यूस हैव इनइलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यानी आपने देखा होगा कि सरकार क्या करते हैं, उन उद्योगों को जिनकी मांग क्या है, बेलोचदार है, आप देखते हैं जिनकी मांग में ज़्यादा परिवर्तन नहीं आएगा तो उन्हें किस में ले लिया जाएगा, उनको पब्लिक सर्विसेज में इंक्लूड कर दिया जाएगा उन इंडस्ट्रीज़ को, यानी सरकार अपने अधिकार में कर लेती है। और इसके अतिरिक्त जिन उद्योगों में आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है वे भी सार्वजनिक वाले उद्योगों में घोषित किए जा सकते हैं। यानी कि जो आप कह सकते हैं जो इंडस्ट्री है जो प्रोड्यूस कर रही है, जो असेंशियल कमोडिटीज़ होती हैं या सर्विसेज होती हैं, उसको भी डिक्लेयर कर सकती है, इंडस्ट्री बना सकती हैं पब्लिक यूटिलिटी में। ठीक है, तो यानी कि पब्लिक यूनिट में आने के लिए कह सकते हैं सार्वजनिक उद्योग में आने के लिए सरकार जो है वो ये देखती है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यानी मांग की लोच कैसी है उस उद्योग की। ज़्यादातर जो मांग डिमांड है वो इनइलास्टिसिटी है, तो सरकार उसे पब्लिक सेक्टर में उसे ला सकती है, उसे घोषित डिक्लेयर कर सकती है। तो ये थे कि डिमांड ऑफ इलास्टिसिटी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि बता रहे थे कि हमारे जो देश में जितने भी इकोनॉमिक में जो इम्पोर्टेंट सेक्टर होते हैं वहाँ जो डिसीजन लेना है, वहाँ जो निर्णय लेना है, उसके लिए मांग की लोच का